हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सोनम कारी और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के सेशन में। तो आज हम लोग आपके ओशिनियोग्राफी का क्लास सेकंड पढ़ मतलब करने वाले हैं, जिसमें हम लोग क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग सबसे पहले तो क्या पढ़ेंगे, आपके ओशियन टेम्परेचर के बारे में पढ़ेंगे, यानी समुद्री जल के तापमान को पढ़ेंगे। जो समुद्रों में हमारा जल होता है उसका तापमान हम लोग देखेंगे और उस तापमान को प्रभावित करने वाले कारक को देखेंगे। फिर हम लोग क्या देखेंगे, आपके ओशियन सैलिनिटी यानी महासागरीय लवणता के बारे में पढ़ेंगे। फिर आपका एक और हमारा टॉपिक आ जाता है, उसे भी मैं लिख दे रही हूँ, जो कि आपके करेंट अफेयर्स से क्या जुड़ा हुआ है। तो वो क्या है, आपका ओशियन सैलिनिटी। ओशियन सैलिनिटी, सैलिनिटी नहीं होगा, एसिडिफिकेशन होगा, ठीक है। ओशियन एसिडिफिकेशन, इसका हिंदी क्या होगा, महासागरीय अम्लीयता। यानी जो हमारी महासागर है उसका जो मतलब कि अम्लीयता है वो क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है, जो कि हमारे पर्यावरण के लिए क्या है, बहुत अच्छी बात नहीं है। तो हम लोग जानेंगे आपके ओशन एसिडिफिकेशन में कि हमारे महासागरों की अम्लीयता किस कारक से बढ़ते जा रही है, जो कि हमारे महासागरों में पाए जाने वाले जीव जंतुओं के लिए क्या है, बहुत हानिकारक है। आपको पता है कि हमारे महासागरों में भी क्या पाया जाता है, बहुत बड़ा एक जीव जंतु का क्या होता है, वहां पे बसाव होता है। तो अगर हमारे महासागरों में अम्लीयता बढ़ रही है तो वो कैसे महासागरीय जीवों को प्रभावित करेगी, वो भी जानेंगे। आपके करंट अफेयर्स का टॉपिक है, तो इसे हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है। आपके इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में क्या हो सकता है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ओशियन टेम्परेचर को देखेंगे, यानी महासागरीय जल के तापमान को देखेंगे, ठीक है। इसमें हम लोग क्या जानेंगे, आपका फोटिक जोन क्या होता है, अफोटिक जोन क्या होता है, फोटोट्रॉप्स क्या होता है, कैमोट्रॉप्स क्या होता है, वो सारी बातें हम लोग क्या करेंगे, आपके ओशियन टेम्परेचर में जानेंगे। फिर क्या जानेंगे कि महासागरों के जो जल होते हैं उनके तापमान को प्रभावित करने वाले कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं या कारक होते हैं, ठीक है, जो कि हमारे एनसीईआरटी बुक में क्या दिया गया है, बहुत अच्छे से दिया गया है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने ओशियन टेम्परेचर को, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग हेडिंग दीजिएगा, महासागरीय जल का तापमान। महासागरीय जल का महासागरीय जल का तापमान। तापमान, ठीक है। तो मैम हम लोग क्या क्या चीजें इसमें पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या पढ़ेंगे कि जो महासागरीय जल के हम लोग अगर तापमान की बात करते हैं, तो सबसे पहले देखेंगे कि जो हमारे सूर्य का प्रकाश है वो हमारे समुन्द्र के कितनी गहराई तक पहुंच पाता है और कितनी गहराई तक नहीं पहुंच पाता है, ठीक है। समुन्द्र बहुत गहरा होता है, तो उसके एकदम टॉप से लेके बॉटम तक क्या होता है, एकदम उसके बॉटम यानी गहराई तक क्या होता है, सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता है। तो जहां पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता उसे कौन सा जोन बोला जाता है, और समुद्र की वह गहराई जहां तक सूर्य का प्रकाश पहुंच पाता है उसे कौन सा जोन बोला जाता है, वो सारी बातें आपको एक पिक्चर के माध्यम से क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, एक डायग्राम ड्रॉ करना है और उसी डायग्राम के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, सारी बातें आपके ओशियन टेम्परेचर के बारे में समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग क्या कीजिए, एक मेरे साथ में डायग्राम बनाते चलिए। एक मेरे साथ में क्या करना है, तो मैम के साथ में डायग्राम बनाना है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग ओशियन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो मैम ओशियन को ही बनाएंगे, ठीक है। ओशियन, अब ओशियन यानी महासागर। महासागरों में क्या पाया जाता है, जल पाया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अपने जल को बना लेते हैं, ठीक है। हो गया, डन। हमने महासागर में क्या कर लिया, जल बना लिया। अब हमें क्या देखना है कि जो हमारे सूर्य, जो हमारा सूर्य का प्रकाश होता है वो हमारे कितनी समुद्र की गहराई तक पहुंच पाता है और समुद्र की कितनी गहराई तक सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता है। तो यहाँ पर हमें क्या बनाना होगा, अपने सूर्य देवता को बनाना होगा, ठीक है। यहाँ पे हमारे सूर्य देवता होगा, ठीक है। तो देखिए, यहाँ से हमारा सूर्य का प्रकाश आ रहा है,
तो देखिए, जो हमारा सूर्य का प्रकाश होता है, अगर मैं आपसे पूछूं कि वो हमारे समुद्र की कितनी गहराई तक पहुंच पाता है, तो वो हमारे समुद्र की 200 मीटर की क्या होता है, गहराई तक पहुंच पाता है। यानी मैं अगर आपसे पूछूं कि जो सूर्य का प्रकाश है, यानी जो सनलाइट है, वो हमारे समुद्र में कितनी गहराई तक पहुंच पाता है, तो मैम 200 मीटर की क्या होता है, गहराई तक पहुंच पाता है। 200 मीटर की गहराई तक पहुंच पाता है। जब 200 मीटर की गहराई तक ये सूर्य का प्रकाश पहुंच पाता है, तो उसे कौन सा जोन बोला जाता है, फोटिक जोन बोला जाता है। ठीक है, इसे कौन सा हम लोग जोन बोलेंगे, इसे बोलेंगे फोटिक फोटिक जोन। ठीक है, तो फोटिक जोन क्या होता है, हमारे समुद्र का वह भाग जहां पर क्या होता है, आपके जो सूर्य का प्रकाश होता है वो बहुत अच्छे से पहुंच पाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, फोटिक जोन कहते हैं। अब मैम हमारा एक और सवाल आता है कि हमारे समुद्र का कुछ ऐसा भी भाग है जहां पर हमारे सूर्य का जो प्रकाश है वो नहीं पहुंच पाता है सॉरी, तो उस जोन को क्या हम लोग बोलते हैं, तो हमारे समुद्र का वह भाग जहां पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता उसे अफोटिक जोन बोलते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक हम लोग क्या देख सकते हैं कि जो हमारा सूर्य का प्रकाश है वो इधर नहीं आ पा रहा है, तो इसे हम लोग क्या नाम देंगे, इसे हम लोग नाम देंगे अफोटिक जोन। अफोटिक अफोटिक जोन। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि फोटिक जोन क्या होता है, अफोटिक जोन क्या होता है, उसे आपको थोड़ा सा डिफाइन करना होगा। तो बताना होगा कि हमारे समुद्र का वह भाग जहां पर जो सूर्य का प्रकाश है बहुत आसानी से पहुंच पाता है, उसे फोटिक जोन बोलते हैं। और फिर अफोटिक जोन क्या होगा, तो हमारे समुद्र का वह भाग जहां पर जो सूर्य का प्रकाश है वो नहीं पहुंच पाता है, उसे क्या बोलते हैं, अफोटिक जोन बोलते हैं। ठीक है, तो आपने देख लिया कि मैम ये फोटिक जोन अब फोटिक जोन हो गया। ठीक है, पता चल गया। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि जहां पर सूर्य का प्रकाश पहुंच पा रहा है वहां पे जो जीव जंतु है वो क्या होंगे, बहुत अच्छे तरह से क्या कर पाएंगे, ग्रो कर पाएंगे। क्यों कर पाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि जो हमारे समुद्रों में जीव जंतु पाए जाते हैं, फ्लोरा एंड फौना पाए जाते हैं, वो क्या करते हैं, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में क्या करेंगे, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा क्या करेंगे, अपना फूड यानी भोजन बनाएंगे। तो यहाँ पे जो जीव पाए जाएंगे, यानी ऐसे जीव जो सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं, उसे फोटोट्रॉप्स कहा जाता है। तो यहाँ पर पाए जाने वाले जीवों को हमने क्या नाम दिया, फोटोट्रॉप्स। फोटोट्रॉप्स। ठीक है, फोटोट्रॉप्स क्यों नाम दिया हमने, क्योंकि मैम ये जीव क्या कर रहे हैं, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा क्या कर रहे हैं, अपना फूड तैयार कर रहे हैं। तो अब हमारा दूसरा सवाल आता है कि मैम जहां पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता है, क्या वहां पर समुद्री जीव जंतु नहीं पाए जाते हैं, तो आपका सवाल का आंसर होगा कि नहीं, यहाँ पर भी क्या होते हैं, जीव जंतु पाए जाते हैं। तो अब आपका सवाल होना चाहिए कि मैम यहाँ पे जब जीव जंतु पाए जाते हैं तो अपना फूड यानी भोजन कैसे बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो सूर्य का प्रकाश ही नहीं पहुंच पा रहा है। तो यहाँ पर पाए जाने वाले जीव क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन द्वारा क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। और उस केमिकल रिएक्शन में जनरली वो किसका यूज करते हैं, तो सल्फर का यूज करते हैं। अब आपके दिमाग में आएगा कि मैम हमारे ओशियन में सल्फर कहाँ से आएगा, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा वोल्केनिक इरप्शन, ज्वालामुखी उद्गार। जब भी हमारे पृथ्वी के सतह पे वोल्केनिक इरप्शन होता है तो उसके दौरान बहुत सारी गैसें क्या होती है, हमारे पृथ्वी सतह पे ऊपर आती है। तो उसी वोल्केनिक इरप्शन के दौरान हमारे समुद्रों में भी जब वोल्केनिक इरप्शन होता है तो सल्फर क्या होता है, निकलता है, और उसी सल्फर से ये जीव क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, तो पता चल गया कि मैम जो फोटिक जोन में जो जीव पाए जाएंगे उन्हें फोटोट्रॉप्स कहा जाएगा, और जो अफोटिक जोन में जीव पाए जाएंगे उन्हें क्या बोला जाएगा, तो केमोट्रॉप्स बोला जाएगा। केमोट्रॉप्स क्यों, क्योंकि केमिकल रिएक्शन द्वारा क्या करते हैं, अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा कैमोट्रॉप्स, कैमोट्रॉप्स। ठीक है, ये हो गया हमारा कैमोट्रॉप्स, फोटोट्रॉप्स, फोटिक जोन, अफोटिक जोन। तो सारी बातें मैंने आपको बताया कि हमारा फोटिक जोन क्या होता है, अफोटिक जोन क्या होता है, फोटोट्रॉप्स क्या होता है, केमोट्रॉप्स क्या होता है। ठीक है, अब जो बातें मैंने आपको बताया उसका हम लोग क्या कर लेते हैं, नोट्स बना लेते हैं कि फोटोट्रॉप्स क्या होता है या फोटिक जोन क्या होता है। तो यहाँ पे आप लोग लिखिएगा फोटिक जोन।
फोटिक जोन। अच्छा होगा कि आप लोग इसका हिंदी मतलब ढूंढने की कोशिश ना करें, क्योंकि इसका इंग्लिश क्या होता है हर जगह मतलब चर्चा में रहता है। फोटिक जोन क्या होता है, अब फोटिक जोन क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेगा समुद्र का वह भाग जहां पर सूर्य का प्रकाश पहुंच पाता है, समुद्र का वह भाग जहां पर क्या होता है, तो आपके सूर्य का प्रकाश पहुंच पाता है। एक मिनट, ये पहुंच कैसे लिखा रहा है, ठीक है। सूर्य का प्रकाश पहुंच पाता है, ठीक है, पहुंच पाता है, फोटिक जोन कहलाता है। फोटिक जोन कहलाता है, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया कि फोटिक जोन क्या होता है मैम। तो समुद्र का वह भाग जहां पर जो सूर्य का प्रकाश से आसानी से क्या होता है, या सूर्य का प्रकाश पहुंच पाता है, उसे फोटिक जोन बोलते हैं। और यहाँ पे लिख लीजिएगा, यहाँ पर पाए जाने वाले जीव जंतुओं को हम लोग क्या बोलते हैं, फोटोट्रॉप्स बोलते हैं। यहाँ पर पाए जाने वाले जीव जंतुओं को क्या बोलते हैं भाई, तो फोटोट्रॉप्स, ठीक है। यहाँ पर पाए जाने वाले जीव जंतुओं को फोटोट्रॉप्स बोला जाता है, बोला जाता है, ठीक है। तो ये पता चल गया मैम कि जो हमारा फोटिक जोन होता है कैसा जोन होता है, तो समुद्र का वह भाग होता है जहां पर सूर्य का प्रकाश बहुत आसानी से पहुंच पाता है, और वहां पर जो जीव जंतु पाए जाते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, फोटोट्रॉप्स बोला जाता है। फोटोट्रॉप्स क्यों बोला जाता है, क्योंकि मैम ये क्या करते हैं, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। तो यहाँ पे उस रीजन को आप लोग लिख लीजिएगा, फोटोट्रॉप्स क्यों बोला जाता है, क्योंकि यह अपना भोजन सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में बनाते हैं, ठीक है, बनाते हैं। कैसे, तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा, क्योंकि यह अपना भोजन सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में बनाते हैं। कैसे मैम, तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा, प्रकाश, एक मिनट हम लोग यहीं पे लिख देते हैं, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा। तो आपका फोटिक जोन क्या होता है उसके बारे में मैंने बहुत अच्छे से क्या कर दिया, और मतलब कि लिख दिया, ताकि आपको क्या हो जाए, रिवीजन करने में क्या हो जाए, आसानी हो जाए, ठीक है। तो फोटिक जोन के बाद अब हम लोग कहाँ आ जाते हैं, अपने अब फोटिक जोन पे आ जाते हैं। अब फोटिक जोन को हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इमेज में देखेंगे, ठीक है। इमेज बनाया है तो उसका यूज करेंगे भाई। तो देखिए, फोटिक जोन जहाँ पे सूर्य का प्रकाश बहुत आसानी से पहुंच पा रहा है, यहाँ पे जो फ्लोरा एंड फौना है बहुत अच्छे से ग्रो कर पाएंगे, ठीक है। अब हमने कहा कि समुद्र का कुछ ऐसा भी भाग होता है जहाँ पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता, तो मैम क्या वहां पर जीव जंतु नहीं पाए जाएंगे, तो नहीं जी, वहां पर भी आपके जीव जंतु पाए जाएंगे, जिनको क्या बोला जाएगा, केमोट्रॉप्स बोला जाएगा। केमोट्रॉप्स क्यों बोला जाएगा, क्योंकि ये अपना फूड कैसे प्रिपेयर करते हैं, तो मैम केमिकल रिएक्शन द्वारा करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग लिख लीजिए, आप लोगों का हेडिंग क्या होना चाहिए, अफोटिक जोन, अफोटिक फोटिक जोन, ठीक है। तो लिखिएगा कि यह समुद्र का वह भाग होता है जहां पर क्या होता है कि जो आपके सूर्य का प्रकाश है वो नहीं पहुंच पाता, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेगा, यह
समुद्र का वह भाग होता है जहां पर सूर्य का प्रकाश यानी जो हमारा सनलाइट होता है वो क्या होता है आपका आसानी से नहीं पहुंच पाता है। ठीक है, जहां पर सूर्य का प्रकाश आसानी से नहीं पहुंच पाता है, नहीं पहुंच पाता है। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया कि अफोटिक जोन क्या होता है। अब यहाँ पे लिखिएगा कि यहाँ पर पाए जाने वाले जीव जंतुओं को क्या बोला जाता है, केमोट्रॉप्स बोला जाता है। केमोट्रॉप्स क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये अपना फूड कैसे बनाते हैं, केमिकल रिएक्शन के द्वारा बनाते हैं। ठीक है, तो ऐसे लिखिएगा यहाँ पर पाए जाने वाले जीव जंतु को मेरे साथ में बहुत अच्छे से नोट्स बनाते चलेगा। ठीक है, यहाँ पर पाए जाने वाले जीव जंतु को क्या बोलते हैं, केमोट्रॉप्स। वो केमोट्रॉप्स बोला जाता है, बोला जाता है। केमोट्रॉप्स क्यों बोला जाता है मैम, क्योंकि ये अपना फूड कैसे बनाते हैं, केमिकल रिएक्शन द्वारा। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा क्योंकि यह अपना फूड कैसे बनाते हैं, यह अपना फूड केमिकल रिएक्शन द्वारा बनाते हैं। क्योंकि यह अपना फूड कैसे बनाते हैं, केमिकल रिएक्शन द्वारा। ठीक है, तो फोटिक जोन क्या होता है, अफोटिक जोन क्या होता है, समझ में आ गया। फोटोट्रॉप्स क्या होता है, केमोट्रॉप्स क्या होता है, सारी बातें मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब हमें क्या पढ़ना है, ये जो हमारे महासागरों में जल उपस्थित है, इस महासागरों में उपस्थित जल के तापमान को प्रभावित करने वाले कारक को देखना है। ठीक है, तो अब हमारा हेडिंग क्या होगा, नेक्स्ट महासागरीय जल के तापमान को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिएगा महासागरीय जल के तापमान को प्रभावित करने वाले क्या लिखना है, तो कारक को लिखना है। ठीक है, कारक, ये कारक कहाँ छूटा जा रहा है। ठीक है, कारक। तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ आपके पॉइंट होंगे जिनको हमें क्या करना होगा, समझना होगा। आपके एनसीईआरटी बुक में तो 4 क्या दिया गया है, पॉइंट दिया गया है, और उसी हम लोग तथ्यों को क्या करेंगे, यहाँ पर बहुत अच्छे से डिटेल में क्या करेंगे, समझेंगे कि आखिर ऐसे कौन कौन से कारक है जो कि क्या करते हैं, हमारे महासागरों में उपस्थित जल को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो उसे लिखना स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे पहला फैक्टर निकल के आता है वो क्या आता है, हमारा अक्षांश। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिएगा पहला कारक जो कि है हमारा अक्षांश यानी लैटिट्यूड। ठीक है, तो ये जो अक्षांश होता है ये कैसे हमारे महासागरीय जल के तापमान को प्रभावित करता है, उससे हमें क्या करना है, थोड़ा सा अच्छे से समझना है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, एक डायग्राम के थ्रू क्या करेंगे, चीजों को समझते हुए चलेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमें चाहिए एक सर्कल जो कि हम यहाँ पे ड्रॉ कर, ओहो मेरे को ऐसा कलर में नहीं चाहिए था। देखिए अब हमें क्या पढ़ना है कि जो हमारे अक्षांश होते हैं वो कैसे हमारे महासागरीय जल के तापमान को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो आपको पता है कि यहाँ से बीचों बीच से क्या जा रही है, यहाँ से बीचों बीच से हमारी इक्वेटर जा रही है जो कि क्या करती है,
पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। और इसके ऊपर क्या आ जाता है मैम, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसके नीचे क्या आ जाता है, 23.5 डिग्री साउथ को क्या बोलते हैं, 23.5 डिग्री साउथ को क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और आपको पता होगा जियोग्राफी के आप स्टूडेंट हैं तो कि मैम इस कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के उपस्थित क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र क्यों बोला जाता है, क्योंकि मैम आपको तो पता ही है कि जो यहाँ पे सूर्य का प्रकाश होता है वो क्या होता है, बिल्कुल क्या पड़ता है, सीधा पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जो यहाँ पे सनलाइट है वो क्या कर रहा है, डायरेक्ट यानी बिल्कुल सीधा पड़ रहा है। और जैसे जैसे हम लोग इधर जा रहे हैं जो सूर्य का प्रकाश है वो तिरछा होते जा रहा है, ध्रुवों पर जा रहे हैं, ठीक है। तो क्या कारण है, तो अब हमें समझना है जो हमारा टॉपिक है कि जो हमारा अक्षांश है वो कैसे हमारे महासागरीय जल के तापमान को प्रभावित करता है, ठीक है। तो देखिए हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जो हमारा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है ना, इसको लिख लीजिए यहाँ पे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र यानी ट्रॉपिकल रीजन, ठीक है। कहां से कहां तक को, तो 23.5 डिग्री नॉर्थ 23.5 डिग्री साउथ के बीच के क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। तो इस उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो सूर्य का प्रकाश है बिल्कुल सीधा पड़ रहा है। जहां पर भी सूर्य का प्रकाश बिल्कुल सीधा पड़ता है वहां पे क्या होगा, टेम्परेचर अधिक होगा। और यहाँ पे अगर टेम्परेचर अधिक होगा तो यहाँ पे जो समुंदर पाया जाएगा, जो समुंदर में जल पाया जाएगा, उस जल का भी टेम्परेचर क्या होगा, अधिक होगा। तो आपसे मैं अगर कहूं कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले, ऐसे मैं बोल रही हूँ कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जो हमारे महासागर होते हैं, महासागरों में उपस्थित जल का तापमान क्या होता है, अधिक होता है। तो मैंने कुछ गलत तो नहीं बोला ना, मैंने तो सही बताया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सूर्य का प्रकाश अधिक होता है, पड़ता है। और मैं अगर आपसे कहूँ कि जैसे जैसे हम लोग क्या होते हैं मैम, तो विषुवत रेखा से कहाँ जाते हैं, विषुवत रेखा से दूर जाते हैं। यानी विषुवत रेखा से दूर जाएंगे तो जो हमारा ओशियन टेम्परेचर है यानी महासागरों में उपस्थित जल का जो तापमान है वो क्या होगा, घटता जाएगा। क्यों, क्योंकि हम लोग विषुवत रेखा से क्या जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं। और जैसे जैसे हम लोग आपके ध्रुवों से क्या आएंगे, विषुवत रेखा की ओर आएंगे, तो जो हमारा महासागरीय जल का तापमान है वो बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग लिखिएगा, यहाँ पे आप लोग लिखिएगा उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उपस्थित, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उपस्थित महासागरों के जल का तापमान क्या होता है, अधिक होता है, ठीक है। महासागरों के जल का तापमान क्या होता है, अधिक होता है, तापमान अधिक होता है, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि जो हमारे उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जो हमारे महासागर होते हैं वहां के जो जल होते हैं उनका तापमान क्या होता है, अधिक होता है। फिर हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि हम लोग जैसे जैसे विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो महासागरों में उपस्थित जल का तापमान क्या होता है, घटता जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिएगा विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर, जाने पर महासागरीय जल का तापमान घटता जाता है, ठीक है। महासागरीय जल का तापमान घटते जाता है, तापमान घटते जाता है, ठीक है। और इतना आप लोग लिख लीजिएगा कि फिर ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर आने पर क्या होता है, जो टेम्परेचर होता है
जल का वो बढ़ता जाता है। ठीक है, तो पहला हमने कारक क्या देखा कि जो हमारा अक्षांश है वो किस तरह से हमारे महासागरीय जल के तापमान को क्या करता है, प्रभावित करता है, उसको हमने देखा कि हमने बताया कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के जो महासागरों के जल का तापमान होगा वो क्या होगा, आपका अधिक होगा, क्योंकि यहाँ पे जो सूर्य की प्रकाश है वो बिल्कुल सीधी पड़ रही है। तो पहले हमने अक्षांश को देखा। अब जो हमारा दूसरा कारक होता है वो क्या होता है, स्थल एवं जल का असमान वितरण। इसका मतलब क्या हो गया, अभी आपको डायग्राम से बता रहे। ठीक है, स्थल एवं जल का असमान वितरण। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, डायग्राम से समझते हैं। इसका मतलब क्या होता है, देखिए अगर मैं बताऊं आपको कि जो मैंने आपको अभी बातें बताया कि स्थल एवं जल का असमान वितरण का मतलब क्या होता है, तो इसको थोड़ा सा एक बार ना डायग्राम में देखिएगा। ये हमारी क्या हो जाती है, पृथ्वी हो जाती है, यानी ग्लोब हो गया। ठीक है, इस ग्लोब पर हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ पर हमारा क्या आ जाता है, नॉर्थ अमेरिका आ जाता है, और यहीं पे हमारा साउथ अमेरिका आ जाता है। ठीक है, और यहीं पे हमारा ऐसे, और यहाँ पे ये ग्रीनलैंड हो जाता है। जो बातें मैंने लिखा है उसे समझाने की और हम लोग बढ़ रहे हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे हमारा अफ्रीका आ जाता है, अफ्रीका, फिर यहाँ पे हमारा इंडिया आ जाता है, फिर यहाँ से हमारा ये यूरोप वाला पार्ट, फिर यहाँ से ऑस्ट्रेलिया आ जाता है, और फिर नीचे क्या है आपका अंटार्कटिका है। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम लोग बीच में देखते हैं तो बीच में क्या है, जल है। बीच में क्या है आपका, बीच में केवल जल है। ठीक है, तो हम लोग क्या देख पा रहे हैं, इस हम लोग इमेज में क्या देख रहे हैं कि मैम, अब सबसे पहले तो मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ से बीचों बीच से हमारी इक्वेटर जा रही है जो कि हमारे पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट रही है। इस ऊपर वाले भाग को नॉर्थ हेमिस्फीयर कहते हैं, और इस विषुवत रेखा के नीचे वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध यानी सदर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो हमारे लैंड का जो ज्यादा पार्ट है वो कहाँ देखने को मिल रहा है, तो मैम उत्तरी गोलार्ध में देखने को मिल रहा है, और दक्षिणी गोलार्ध में हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो लैंड का पार्ट है वो बहुत कम है, और जो पानी है, पानी क्या है, ज्यादा है। तो मैं आपको बता दूं कि उत्तरी गोलार्ध के महासागर, यानी जो उत्तरी गोलार्ध में स्थित महासागर है वो क्या है कि हमारे जमीन के एक बहुत बड़े से भूभाग से घिरे हुए हैं, जिस कारण क्या होता है कि यह दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में क्या होते हैं, अधिक उष्मा को प्राप्त करते हैं। आपको पता होगा कि जो हमारे जमीन होते हैं जल्दी क्या होते हैं, गर्म होते हैं, और उष्मा को अधिक क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं। तो इसलिए जो हमारे उत्तरी गोलार्ध के महासागर होते हैं दक्षिणी गोलार्ध की महासागरों की तुलना में क्या हो जाते हैं, अधिक गर्म हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि ये बहुत बड़े जमीन के भूभाग से घिरे होने के कारण क्या होते हैं, अधिक उष्मा को प्राप्त करते हैं। तो यही आपका बोला गया स्थल एवं जल का असमान वितरण। असमान वितरण का मतलब क्या हो गया, यानी जो जल है और जो हमारा भूमि है वो क्या है, इक्वल नहीं है, अनइक्वल है। ठीक है, तो यहीं पे आपको लिखना है उसके बारे में, जो हमारा टॉपिक है। अब उसके बारे में जो लैंग्वेज है उसे लिख लेते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ पे अगर साइड करके, नहीं ऐसे नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं। तो देखिए ऐसे लिखेगा कि उत्तरी गोलार्ध के महासागर दक्षिणी गोलार्ध के महासागरों की तुलना में जमीन के बड़े से भूभाग से घिरे होने के कारण अधिक उष्मा को प्राप्त करते हैं, जिस कारण यह अधिक गर्म होते हैं। ठीक है, तो ऐसे लिख लीजिए, उत्तरी गोलार्ध के महासागर महासागर दक्षिणी गोलार्ध के महासागरों की तुलना में तुलना में जमीन के, यानी जो हमारा लैंड पार्ट होता है, ठीक है, जमीन के एक बड़े
से भूभाग एक बड़े से जमीन के एक बड़े से भूभाग से भूभाग से घिरे होने के कारण अधिक ऊष्मा को प्राप्त करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं मैम? तो अधिक ऊष्मा को प्राप्त करते हैं। ठीक है, अधिक ऊष्मा को प्राप्त करते हैं। अतः यह क्या होते हैं? अधिक गर्म होते हैं। अतः यह उत्तरी गोलार्ध, अतः यह ऐसे लिखिए। ठीक है, अतः यह दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में अधिक गर्म होते हैं। अब जो मैंने बातें आपको लिखवाया उससे एक बार पढ़ लेते हैं कि सही लिखा है कि नहीं। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध के महासागर यानी जो हमारे नॉर्थ हेमिस्फीयर में उपस्थित जो हमारे महासागर है, उत्तरी गोलार्ध के महासागर दक्षिणी गोलार्ध के महासागरों की तुलना में जमीन के एक बड़े से भूभाग से घिरे होने के कारण अधिक ऊष्मा को प्राप्त करते हैं, जिस कारण, या ऐसे भी लिख सकते हैं, अतः यह दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में अधिक गर्म होते हैं। ठीक है, तो ये आपने समझ लिया। स्थल एवं जल का असमान वितरण भी क्या होता है? हमारे महासागरीय जल के तापमान को क्या करता है? प्रभावित करता है। अब हम लोग तीसरे कारक पे आते हैं। तीसरा कारक क्या है आपका? तीसरा कारक है सनातन पवन है, यानी जो हमारी विंड होती है वो कैसे हमारे ओशन टेम्परेचर को प्रभावित करती है उसे देखना है। ठीक है, तो ऐसे लिखेगा सनातन पवन है। ये सारी बातें आपकी एनसीईआरटी बुक में मिल जाएगा। ठीक है, सनातन पवन है। तो इसे भी हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे? एक डायग्राम से समझेंगे, यानी वर्ल्ड का मैप बनाकर। पूरे कॉन्टिनेंट का नहीं बनाएंगे, लेकिन 2 कॉन्टिनेंट का बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, एक मिनट। ओहो, बस इतना ही बनाते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ से आपका क्या जा रहा है? यहाँ से आपका इसको थोड़ा सा ऊपर बनाना था भाई, एक मिनट। अब यहाँ से आपको पता है कि मैम यहाँ से हमारी जाती है विषुवत रेखा, यानी इक्वेटर। ठीक है, अब मैंने आपको विंड सिस्टम में पवन पढ़ाया था, ट्रेड विंड पढ़ाया था, वेस्टर्लीज विंड पढ़ाया था, ईस्टर्लीज विंड पढ़ाया था, यानी व्यापारिक पवन पढ़ाया था, पछुआ पवन पढ़ाया था, पूर्वा पवन पढ़ाया था। ठीक है, तो आपसे मैं अगर पूछूं कि व्यापारिक पवनों का दिशा क्या होता है, तो यह इसका जो डायरेक्शन होता है वो ईस्ट टू वेस्ट क्या करती है? प्रवाहित होती है। तो जो हमारी पवनें होती है, यानी जो हमारी विंड होती है, वो क्या करती है कि स्थल से महासागरों की ओर चलने वाली पवनें क्या करती है? हमारे महासागरों के गर्म जल को क्या करती है? सतह से दूर ढकेलती है। यानी मैंने क्या बोल दिया? अभी मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या हो जाता है? आपका यहाँ पे समुंदर है, यहाँ पे आपका क्या है? समुंदर है। ठीक है, अटलांटिक ओशियन है बीच में। तो हमने आपको क्या बताया? ये हमारी हो जाती है ट्रेड विंड हो जाती है, जो कि हमारे ईस्ट से वेस्ट चल रही है। तो हमने क्या कहा कि जो हमारी पवनें होती है, जो कि हमारे स्थल से महासागरों की ओर चलती है, यानी ये स्थल हो गया और ये महासागर हो गया। तो अब पवन जो है हमारी ऐसे चल रही है, ऐसे चल रही है, तो हमारी ये विंड क्या करती है? महासागरों में उपस्थित गर्म जल को क्या करती है? यहाँ के तट से क्या करती है? दूर ढकेलती है, दूर ढकेलती है, जिस कारण क्या होता है कि जो हमारे नीचे का ठंडा जल होता है महासागरों का, वो क्या होता है?
ऊपर आ जाता है। जैसे ये हमारा कौन सा करंट हो जाता है, आपने अगर ओशियोनिक करंट जब पढ़ा होगा कहीं, तो ये हमारा कौन सा करंट हो जाता है, बेंगुआला की धारा हो जाता है, जो कि क्या होती है, एक ठंडी महासागरीय जल धारा होती है। तो हमने क्या देखा कि स्थल से महासागरों की तरफ चलने वाली हवा, यानी ये स्थल हो गया और ये महासागर हो गया, तो स्थल से महासागरों की तरफ चलने वाली हवा महासागरों के गर्म जल को क्या करती है, तो ये हमारा तट हो जाता है, तो तटों से क्या करती है, दूर ढकेलती है। अब ये जो गर्म पानी है इसको ढकेल के यहाँ इकट्ठा कर देती है, यहाँ इकट्ठा कर देती है, तो यहाँ पे ठंडा यानी वैक्यूम सा सिचुएशन क्रिएट हो जाता है। तो नीचे से क्या जाता है, ठंडा पानी जाता है उस वैक्यूम से सिचुएशन को फुलफिल करने के लिए। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि मैम जो हमारी विंड होती है स्थल से महासागरों की तरफ चलने वाली हवाएं महासागरों के उपस्थित गर्म जल को तटों से दूर ढकेलती है, जिस कारण नीचे का ठंडा जल क्या होता है, ऊपर आता है। तो उसी को हमें क्या करना है, यहाँ पे लिखना है। तो आप लोग लिखिएगा, महासागर स्थल से महासागरों की तरफ चलने वाली हवाएं, ठीक है, चलने वाली हवाएं, यानी स्थल से महासागरों की तरफ चलने वाली हवा, ये स्थल हो गया, ये महासागर हो गया। ठीक है, तो स्थल से महासागरों की तरफ चलने वाली हवाएं महासागरों के गर्म जल को तटों से दूर ढकेलती है। तटों से, एक मिनट, तटों से यानी ये हमारा तट हो जाता है। ठीक है, तो तटों से क्या करती है, तटों से दूर ढकेलती है। जब यहाँ से सारा गर्म पानी यहाँ आके इकट्ठा हो जाता है, तो यहाँ पे वैक्यूम सा सिचुएशन क्रिएट हो जाता है, जिस कारण नीचे से ठंडा जल क्या हो जाता है, ऊपर आ जाता है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या कहा कि स्थल से महासागरों की तरफ चलने वाली हवाएं महासागरों के गर्म जल को, महासागरों के सतही गर्म जल को, ठीक है, महासागरों के सतही, यहाँ पे सतही लिख लीजिएगा। ठीक है, महासागरों के सतही गर्म जल को तटों से दूर ढकेलती है, जिस कारण नीचे का ठंडा जल ऊपर आता है। ठीक है, जिस कारण नीचे का ठंडा जल ऊपर आता है। ठीक है, ऊपर आता है। तो ये आपने देख लिया क्या होता है हमारा, यानी सनातन पौने हमारे विंड को कैसे, यानी ओशन टेम्परेचर को कैसे प्रभावित करती है, वो हमने देख लिया। ठीक है, अब हमारा चौथा क्या आ जाता है, महासागरीय धारा यानी ओशियोनिक करंट। चौथा, महासागरीय धारा। ये महासागरीय धारा क्या होता है, ओशियोनिक करंट, जो कि आपके दो तरह का होता है, एक कोल्ड और एक वार्म। इसे तो अलग से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे देख लेते हैं कि यह कैसे हमारे महासागरीय जल के तापमान को प्रभावित करती है। ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ओशियोनिक करंट। ठीक है, ओशियोनिक करंट। तो देखिए, आपको पता है कि मैम जो हमारे महासागरों यानी जो हमारी महासागरीय जल धारा होती है वो कितने तरह की होती है, तो आपके दो तरह की होती है। कौन कौन सी, तो एक हमारी कोल्ड होती है या वार्म। ठीक है, वार्म लिख लेते हैं। ठीक है, वार्म ओशियोनिक करंट शॉर्ट कट में। ठीक है, यानी गर्म महासागरीय जल धारा। और एक हमारी कौन सी होती है, कोल्ड ओशियोनिक करंट। तो अब ये दोनों क्या करती हैं और ये कैसे हमारे महासागरीय जल के तापमान को प्रभावित करती है, इसको हम लोग यहाँ पे समझ सकते हैं। देखिए, ये हमारा क्या हो गया, ग्लोब हो गया, और यहाँ पे क्या है, हमारा इक्वेटर है। ठीक है, और यहाँ पे हमारा क्या है, पोलर रीजन है, यानी ध्रुव है। ठीक है, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। तो हमारी जो गर्म महासागरीय जल धारा होती है वो क्या करती है भाई, तो ये आपके विषुवत रेखा से गर्म जल को क्या करती है,
ध्रुवों की तरफ ले जाती है, और जो हमारी ठंड महासागरीय जल धारा होती है ये क्या करती है, तो ध्रुवों से ठंडे जल को क्या करती है, विषुवत रेखा की ओर लाती है, जिस कारण क्या होता है कि जो हमारे महासागरों का गर्म और ठंडा जल होता है वो आपस में मिलता जुलता रहता है। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि जो हमारी ओशियोनिक करंट होती है ये हमारी क्या हो जाती है, वार्म ओशियोनिक करंट, वार्म ओशियोनिक करंट। ठीक है, और ये हमारी क्या हो जाती है, कोल्ड ओशियोनिक करंट, यानी जो ध्रुवों से आ रही है। आपको पता है कि ध्रुव क्या होता है, बहुत ठंडा होता है, तो उधर से आने वाली महासागरीय जलधारा कैसी होगी, कोल्ड होगी, और विषुवत रेखा से जाने वाली हमारी महासागरीय धाराएं कैसी होंगी, गर्म होंगी। तो ये दोनों क्या करते हैं, महासागरों के गर्म तथा ठंडा जल को आपस में मिलाते रहते हैं। ठीक है, तो महासागरीय जल कैसे तापमान को प्रभावित करता है समुद्रों को, वो हमने देख लिया। ठीक है, तो देखिए हमने ओशियन टेम्परेचर को पढ़ लिया। अब हमारा जो टॉपिक बचा है, जो कि छोटा सा टॉपिक है, ओशियन सैलिनिटी, यानी महासागरों की लवणता, और फिर ओशियन एसिडिफिकेशन को हम लोग अगले क्लास में पढ़ लेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आप लोग लिखिएगा ओशियन सैलिनिटी, महासागरीय लवणता। महासागरीय लवणता, ठीक है, यानी ओशियन सैलिनिटी। लवणता का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो हमें ये समझना है ना, लवणता यानी सैलिनिटी। लवणता का मतलब क्या होता है, पानी में नमक की मात्रा होना। ठीक है, तो देखिए अब आपको थोड़ा सा एक समझना है कि किस जल को हम लोग फ्रेश वाटर बोलते हैं, किस जल को ब्रैकिश वाटर बोलते हैं, किस जल को सलाइन वाटर बोलते हैं। ठीक है, यानी उसका कुछ पैरामीटर होता है, उन पैरामीटर के बेसिस पर हम लोग क्या बोलते हैं, किसी भी जल को फ्रेश, ब्रैकिश और सलाइन वाटर बोलते हैं। ठीक है, ब्रैकिश वाटर क्या होता है, तो फ्रेश वाटर और सलाइन वाटर के बीच का पानी होता है, या तो ना ज्यादा फ्रेश होता है ना ज्यादा खरा होता है, उसी को ब्रैकिश वाटर बोलते हैं। ठीक है, तो क्या पैरामीटर सेट किया गया है कि अगर हम लोग क्या बोलते हैं, किसी जल का जो लवणता है वो आपके 0 से क्या है, 5 पीपीटी तक है। पीपीटी का मतलब पार्ट्स पर थाउजेंड, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं मैम, इसको हम लोग बोलते हैं फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर, यानी ऐसा जल जो कि हमारे पीने लायक है। ठीक है, और अगर किसी जल का जो लवणता है वो कितना है, तो आपके 5 से लेके आपके 35 पीपीटी तक है, तो उसको क्या बोलते हैं, ब्रैकिश वाटर। इसको क्या बोलेंगे, ब्रैकिश, ब्रैकिश वाटर बोलेंगे। ठीक है, और एक हमारा बच जाता है केस, अगर हमारी लवणता क्या होता है, आपके 35 पीपीटी, 35 पीपीटी से क्या होता है, आपका अधिक होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सलाइन वाटर, सलाइन वाटर, यानी लवणीय जल बोलते हैं। तो ये आपको पैरामीटर समझ में आ गया कि किसी जल का अगर लवणता क्या होता है, आपके 0 से 5 पीपीटी तक होता है, तो उसे फ्रेश वाटर बोला जाता है। अगर किसी जल का लवणता 5 से 35 पीपीटी होता है, ब्रैकिश वाटर, यानी इन दोनों के बीच का पानी होता है। ठीक है, ब्रैकिश। अगर 35 पीपीटी से ज्यादा हो जाता है उसे सलाइन वाटर बोला जाता है। तो इतना हमने देख लिया। अब हमें जो मेन टॉपिक समझना है वो क्या समझना है कि महासागरीय जल के लवणता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। मैं आपको 3 कारक बताऊंगी जो कि एकदम अच्छे से समझ में आएगा और अच्छे से आप एग्जाम में लिख भी पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे टॉपिक लिखिएगा, महासागरीय जल के महासागरीय जल के लवणता को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक, वाले कारक। ठीक है, कारक, तो इससे हम लोग क्या करते हैं, अच्छे से समझते हैं कि आखिर कौन कौन से ऐसे कारक है जो कि हमारे क्या करते हैं, महासागरीय जल के तापमान लवणता को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। ठीक है, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, करने वाले कारक यहीं पे आ जाएगा। ठीक है,
महासागरीय जल की लवणता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं? बस 3 कारक है, उसे हम लोग क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं। तो देखिए जो पहला कारक आता है, यानी ऐसा कौन सा कारक है जो कि क्या करता है, हमारे महासागरों के जल की लवणता को क्या करता है, प्रभावित करता है। तो वो आता है हमारा शुद्ध नदी का जल, यानी फ्रेश रिवर वाटर। फ्रेश रिवर वाटर, यानी अगर क्या होता है, ये जो हमारा फ्रेश रिवर वाटर होता है, ये क्या करता है, हमारे किसी भी महासागर की जो लवणता होती है उसे क्या करता है, कम कर देता है। तो ये सैलिनिटी को क्या करता है, सैलिनिटी को क्या करता है भाई, तो कम करता है। ऐसे तीर लगाए, कम करता है। ठीक है, कैसे कम करता है, तो देखिए अब इसको थोड़ा सा समझते हैं। तो आपको पता होगा कि जो हमारी महासागरें होती हैं, यानी जो हमारी रिवर्स होती है, वो बहुत बड़ी मात्रा में क्या करती है, फ्रेश वाटर को लेकर क्या करती है, चलती है और लास्ट में जाकर महासागरों में मिल जाती है। यानी यहाँ पर क्या होता है, कोई हमारा महासागर होता है, यहाँ पे हमारा क्या होता है, महासागर है, जिसकी लवणता क्या है, ज्यादा है। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारा एक माउंटेन है और यहाँ से एक हमारी क्या चल रही है, तो यहाँ से हमारी एक हमारी आ रही है रिवर, एक हमारी रिवर आ रही है जो कि क्या कर रही है, बहुत बड़ी मात्रा में क्या कर रही है, फ्रेश वाटर को लेकर आ रही है। और जब यह फ्रेश वाटर क्या होता है, इस महासागर में मिलता है, तो इस महासागर की लवणता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से है, इसके एग्जाम्पल हो जाते हैं हमारे, इसके एग्जाम्पल हो जाती है आपके नाइल रिवर, यहीं पे लिख देते हैं नाइल, नाइल रिवर। नाइल के बाद आपकी गंगा हो जाती है, गंगा, ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र। ठीक है, तो ये सभी रिवर क्या हो जाती हैं, हमारी ऐसी रिवर हो जाती है जो कि बड़ी मात्रा में क्या करती है, फ्रेश वाटर को लेके जाती है और महासागरों में जाके मिलती है, जिस कारण क्या होता है कि जो हमारे महासागरों की लवणता होती है, यानी जो सैलिनिटी होता है, वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो पहला हमने क्या देखा, फ्रेश रिवर वाटर कैसे हमारे महासागरीय जल की लवणता को कम करता है। ठीक है, अब हम लोग दूसरा देखते हैं। जो हमारा दूसरा कारण है वो क्या है, वर्षा, यानी वर्षण। वर्षण कैसे हमारे फ्रेश रिवर, यानी हमारे ये जो हमारा वर्षण होता है, सबसे पहले तो यहाँ पे लिख लीजिए, ये सैलिनिटी को क्या करता है, कम करता है। सैलिनिटी को क्या करता है मैम, तो डिक्रीज करता है, यानी कम करता है। कैसे कम करता है, उससे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं। ये मान लीजिए हमारा यहाँ पे क्या है, आपका महासागर है, ठीक है, जिसकी लवणता क्या है, अधिक है। अब हम लोग यहाँ पे क्या देखते हैं, यहाँ पे हमारा क्या होता है भाई, तो क्लाउड्स का फॉर्मेशन होता है और यहीं पे क्या होता है, वर्षा होने लगता है। तो ये जो वर्षा का जल है, ये हमारे महासागरों में आके क्या होता है, मिलता है। जो कि वर्षा का जो जल होता है वो क्या होता है, शुद्ध जल होता है। और जब ये हमारा शुद्ध जल क्या होता है, इन महासागरों में मिलता है, तो इसके सैलिनिटी को क्या कर देता है, कम कर देता है। ठीक है, तो ये आपके सैलिनिटी को कम करता है। तीसरा हमारा आ जाता है आपका, तीसरा क्या आ जाता है, तीसरा आ जाता है हमारा वाष्पीकरण। वाष्पीकरण, ठीक है, तो वाष्पीकरण जहां पर अधिक होगा, वहां पे जो सैलिनिटी है, सैलिनिटी सैलिनिटी वो क्या होगी, अधिक होगी। कैसे अधिक होगी, तो देखिए देखिए अब जो यहाँ का जल है, ये क्या होगा, ऊपर क्या हो जाएगा, वाफ बन के क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। तो जब सारा जल क्या हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा, यानी सारे जल का वाष्पीकरण हो जाएगा, तो यहाँ पे बच क्या जाएगा, केवल सैलिनिटी, यानी नमक की मात्रा बच जाएगी। तो जहां पे भी क्या होता है, वाष्पीकरण का दर क्या होता है, अधिक होता है, उस रीजन में हम लोग क्या देखते हैं कि जो सैलिनिटी होता है, यानी जो लवणता होता है, वो क्या होता है, अधिक होता है, क्योंकि सारा जल वाष्पीकृत हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है। जब सारा जल चला जाता है तो बच जाता है हमारा नमक। ठीक है, तो हमने 3 ऐसे कारक को देखा जो कि हमारे क्या करते हैं, आपके महासागरीय जल की लवणता को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। अब आपसे एग्जाम में पूछा जाता है,
कुछ क्वेश्चन कि हमारे उच्च लवणता वाले क्षेत्र, यानी 4 ऑप्शन दे देगा और पूछेगा इसमें से किसकी लवणता सबसे अधिक है। तो यहाँ पे आप लोग टॉपिक लिखिएगा, जो कि मैं आपको कुछ लिखवा दे रही हूँ। उच्च लवणता वाले क्षेत्र, ठीक है, यानी किन हमारे क्षेत्रों की जो सैलिनिटी है वो क्या होती है, अधिक होती है। अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारा कोई बंद महासागर, यानी बंद कोई हमारा सागर होता है, मान लीजिए ये हमारा क्या है, एक सागर है जो कि क्या है, चारों तरफ से बंद है, इसमें ना तो कोई रिवर का जल जा रहा है, ना कोई मतलब यहाँ पे ना कोई रिवर का जल जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, जो इसकी लवणता हो जाती है वो अधिक हो जाती है। एक हम लोग आपका एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे सबसे अधिक लवणता किसका होता है, तो टर्की का वॉन लेक का आपने नाम सुना होगा। जो हमारा वॉन लेक होता है इसकी लवणता 330 पीपीटी होता है, ठीक है। सबसे विश्व में सबसे अधिक लवणता वाला क्या होता है, ये झील है। और दूसरा आता है हमारा डेड सी। ये सी मतलब ये मत समझ लेना कि ये सागर है, ये क्या है, झील है। तो डेड सी का लवणता कितना होता है, 228 पीपीटी, ठीक है। डेड सी के बाद आता है तीसरे नंबर पे ग्रेट सॉल्ट लेक, जो कि कहाँ है, आपके अमेरिका में स्थित है। इसकी लवणता 220 पीपीटी होती है, ठीक है, इनको थोड़ा सा याद रखिएगा। इसके बाद हमारा चौथा क्या आता है, आपका रेड सी आता है। रेड सी की लवणता कितनी है, 41 पीपीटी है। इसके बाद हमारा मेडिटेरियन सी आता है 5वें नंबर पे, मेडिटेरियन सी 37 पीपीटी इसकी लवणता है, ठीक है। ये तो हमने कुछ उच्च लवणता वाले क्षेत्र को देख लिया। अब हमारे 3 ओशियन हैं, जो कि 3 मेजर ओशियन है, उन ओशियन को क्या करना है, हमें देखना है, ठीक है। तो देखिए, जो सबसे अधिक लवणता होता है वो आपके अटलांटिक ओशियन का होता है। अटलांटिक ओशियन का होता है मैम, कितना होता है, तो आपका होता है 36 पीपीटी, ठीक है, 36 पीपीटी। अटलांटिक के बाद किसका होता है, तो आपके इंडियन ओशियन का होता है। इंडियन ओशियन का होता है मैम, कितना होता है, 35 पीपीटी होता है, ठीक है। सबसे कम लवणता किस ओशियन का होता है, आपके पैसिफिक ओशियन का होता है। पैसिफिक ओशियन का होता है, कितना होता है मैम, 31 पीपीटी। 31 पीपीटी। तो ये हमने क्या देख लिया, जो हमारे 3 मेजर ओशियन थे उनके हमने सैलिनिटी को देख लिया, और हमारे उच्च लवणता वाले क्षेत्र को भी हमने क्या कर लिया, देख लिया। तो जो आपका क्वेश्चन है अब इससे कुछ बाहर नहीं आएगा, इसी में से ऑप्शन देगा और पूछेगा कि इनमें से किसकी लवणता सबसे अधिक है, ठीक है। तो इनको थोड़ा सा अच्छे से याद कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, और उम्मीद करते हैं कि ये जो सेशन है वो आपको अच्छा लगा होगा, और जैसा भी लगा होगा आप लोग कमेंट में अपना फीडबैक दीजिएगा, ठीक है। और जो क्वेश्चन हमारा एसिडिफिकेशन है उसे अगले क्लास में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, नमस्ते।